ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के एक द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी के बारे में। ग्रैंडियोसिटी का मतलब है भव्यता, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। हम इंसानों को अपने बारे में थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर हम अपने बारे में रियलिटी से बहुत अलग राय रखते हैं, मतलब हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो हम बहुत ग्रैंड हो जाते हैं, मतलब बहुत भव्य हो जाते हैं। हम अपनी हर बात में ऐसा फील करते हैं कि हम ही बेस्ट हैं। अक्सर छोटी ही सक्सेस मिल जाने से हमें ऐसा वहम हो जाता है कि हम तो बहुत भव्य हो गए हैं, और यही ग्रैंडियोसिटी का जो लेवल होता है ना, ये खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। हम खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। हम अपनी सक्सेस में दूसरों के कंट्रीब्यूशन को, लक को, हर चीज को नकार देते हैं और रियलिटी से थोड़ा सा कनेक्शन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से इलॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए हमारी सक्सेस लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। आप इस लॉ की समरी सुनकर ऐसा सीख सकते हैं कि अपने आप में और दूसरों में ग्रैंडियोसिटी को किस तरह से देखें। अपनी प्लानिंग्स में, पॉजिटिव रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी, क्रिटिसिज्म होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होना, किसी भी तरह का तिरस्कार, ये सब लक्षण हो सकते हैं। अपना और अपनी लिमिटेशंस का रियलिटी चेक करें, रियलिटी के बेस पर ही उनको एनालाइज करें। ग्रैंडियोसिटी का जो अट्रैक्शन है उसको एक्सेप्ट ना करें। ग्रेटनेस की किसी भी फीलिंग को अपने काम, अपने अचीवमेंट्स और सोसाइटी में अपने कंट्रीब्यूशन से जोड़ें। अब हम बात करेंगे डिल्यूजन ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का भ्रम। ये बात है 1984 की। पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रेसिडेंट माइकल आइजनर किसी बात से बहुत बेचैन थे। वो हॉलीवुड में कुछ बड़ा करना चाहते थे और एक बड़े लेवल पर जाना चाहते थे। यही बेचैनी उनकी लाइफ की कहानी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एबीसी से की थी और एक डिपार्टमेंट में कभी भी कंफर्ट लेवल में काम नहीं किया था। 9 इयर्स की डिफरेंट पोस्ट पर रहने के बाद प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग के मेन पोस्ट तक पहुंचे थे वो। पर टेलीविजन उन्हें थोड़ा सा छोटा लगता था। उन्हें लगता था कि वो टेलीविजन के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी स्क्रीन के लिए बने हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें एक ग्रैंड स्टेज की जरूरत है। 1976 में एबीसी के एक्स बॉस और तब के पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रेसिडेंट बैरी डीलर ने उन्हें पैरामाउंट के फिल्म स्टूडियो के हेड बनने की पेशकश की। माइकल आइजनर ने इसका फायदा भी उठाया। पैरामाउंट पिक्चर्स लंबे टाइम से मंदी में था, लेकिन डीलर के साथ काम करते हुए आइजनर ने इसे हॉलीवुड में सबसे सक्सेसफुल स्टूडियो में बदल दिया, जिसमें बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में थी। सैटरडे नाइट फीवर, ग्रीस, फ्लैश डांस और टर्म्स ऑफ एडियरमेंट। डीलर ने पैरामाउंट पिक्चर की सक्सेस में बहुत मेन रोल निभाया था, बट आइजनर को लगता था कि बस वही है जिसने पैरामाउंट की पूरी इमेज चेंज कर दी है। आइजनर ने फिल्मों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक फॉर्मूला ढूंढ लिया था। फॉर्मूला था कॉस्ट को डाउन रखना। कॉस्ट को डाउन रखना उनका ऑब्सेशन था। ऐसा करने के लिए एक फिल्म एक अच्छे कंसेप्ट पर शुरू होती, एक ओरिजिनल स्टोरी के साथ, जिसको इजीली समराइज किया जा सके और जो ड्रामेटिक भी हो। एग्जीक्यूटिव्स बहुत महंगे डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स को हायर कर सकते थे, लेकिन अगर कंसेप्ट ही खराब होगा या कमजोर होगा तो पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट पे किसी भी तरह से मार्केट में फिल्म कुछ पैसा कमा लेगी जो कि प्रॉफिटेबल होगा। एक स्टूडियो इन कम लागत वाली फिल्मों को अगर ज़्यादा नंबर्स में रिलीज करते तो उनको एक मॉडरेट बेनिफिट तो हो ही जाता। चाहे फिल्म ब्लॉकबस्टर ना हो, लेकिन तब भी वो प्रॉफिटेबल होती और एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम बन जाता। ये थिंकिंग 1970s में ब्लॉकबस्टर कल्चर के एकदम अगेंस्ट थी। उस टाइम में फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी और लोगों पर इसका जुनून सवार रहता। पर ये चीज आइजनर को कौन समझाता, क्योंकि आइजनर का जो फॉर्मूला था वो काम तो कर रहा था। आइजनर ने इस फॉर्मूले को पूरे हॉलीवुड में फैला दिया। पर इतने सालों तक पैरामाउंट में डीलर के साथ लाइमलाइट शेयर करने और कॉर्पोरेट सीईओ को खुश करने की कोशिश करने और मार्केटिंग डायरेक्टर्स और फाइनेंशियल लोगों के अगेंस्ट प्रेशर डालने के बाद आइजनर के पास बहुत कुछ था। काश वो अपना स्टूडियो चला पाता बेरोक टोक। अपने बनाए हुए फॉर्मूले और अपनी रिलेंटलेस एम्बिशन की वजह से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सका, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी सक्सेस में किसी और का कंट्रीब्यूशन हो।
टॉप पर रहते हुए और अकेले काम करते हुए वो शो को कंट्रोल कर सकता था और सारा क्रेडिट ले सकता था। 1984 में जब आइजनर ने अपने करियर में अगले स्टेप के बारे में सोचा तो उसने वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बारे में सबसे पहले विचार किया। पहली नज़र में तो ये एक बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन लगता। 1966 में वॉल्ट डिज्नी की डेथ के बाद से वॉल्ट डिज्नी फिल्म स्टूडियो एक ही जगह रुका हुआ लग रहा था और बीतते हुए टाइम के साथ में बहुत पुराना होता जा रहा था। वहाँ का वर्क कल्चर ही बहुत अजीब था। लंच के बाद लोग वहाँ काम करना बंद कर देते और ताश के पत्ते खेलते रहते या स्टीम रूम में आराम करते रहते। किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया। स्टूडियो ने लगभग हर 4 साल में एक एनिमेटेड फिल्म बनाई और 1983 में बस 3 लाइव एक्शन फिल्मों का डायरेक्शन किया। 1968 में द लव बग के बाद से उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी। बर्बैंक में डिज्नी जो जगह थी वो लगभग एक भूतिया सिटी की तरह लग रही थी। एक्टर टॉम हैंक्स जिन्होंने 1983 में यहाँ पर काम किया था, उन्होंने इसे 1950 के डेकेड का ग्रेहाउंड बस स्टेशन बताया। इस स्टूडियो की इतनी खराब हालत होने के बाद भी आइजनर ने सोचा कि वो अपना मैजिक चलाएगा और इस जगह को एकदम ठीक कर देगा। वॉल्ट डिज्नी बोर्ड के मेंबर्स इसे बदलने और इसके टेकओवर से बचने के तरीके ढूंढ रहे थे। आइजनर ने वॉल्ट डिज्नी के भतीजे रॉय डिज्नी को अपने इंप्रेशन में ले लिया। उन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस किए। 1984 में आइजनर ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ का पद संभाला। वार्नर ब्रदर्स के एक्स हेड फ्रैंक वेल्स को प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया। फ्रैंक वेल्स बिजनेस पार्ट पर ज्यादा फोकस करते। सारे मैटर्स में आइजनर ही बॉस थे। वेल्स बस उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर मौजूद थे। आइजनर ने कोई टाइम खराब नहीं किया। उन्होंने कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए काम शुरू कर दिया। 1000 से ज्यादा वर्कर्स की छटनी कर दी। उन्होंने काम करने वाले लोगों में पैरामाउंट के लोगों को भरना शुरू कर दिया, स्पेशली जेफरी कैटजेनबर्ग, जिन्होंने पैरामाउंट में आइजनर के राइट हैंड के रूप में काम किया था। उन्हें वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के चेयरमैन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। कैटजेनबर्ग बहुत बदतमीज और एकदम अनसिविलाइज्ड थे, पर पूरे हॉलीवुड में उनसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला और एक्सपर्ट कोई नहीं था। उन्होंने अपना काम पूरे तरीके से किया। आइजनर के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कुछ ही महीनों में डिज्नी ने हिट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर दी। शुरुआती 17 फिल्मों में से 15 फिल्मों ने प्रॉफिट कमाया। हॉलीवुड में इस तरह की सक्सेस उस टाइम आम नहीं थी। एक दिन जब आइजनर ने वेल्स के साथ बर्बैंक लॉर्ड का पता लगाया तो वे डिज्नी लाइब्रेरी में एंटर हुए और गोल्डन एरा के ऐसे सैकड़ों कार्टून ढूंढ निकाले जो उससे पहले कभी नहीं दिखाए गए थे। वहां एंडलेस अलमीराज में महान डिज्नी के क्लासिक एनिमेटेड सीरीज सेफली रखे हुए थे। इस खजाने को देखकर आइजनर की आंखें चमक उठी। वो इन सभी कार्टूनों और एनिमेटेड फिल्मों को फिर से रिलीज करना चाहते थे। मार्केट में होम वीडियोस काफी पॉपुलर हो रही थी। आइजनर को प्रॉफिट कमाने का ये अच्छा तरीका दिखा। इन कार्टून्स के बेस पर कंपनी तरह तरह के डिज्नी कैरेक्टर्स को बेचने लगी। जल्दी ही स्टोर खुल गए। वीडियोस धड़ल्ले से बिक रही थी। हिट फिल्मों से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था और डिज्नी के शेयर की कीमत भी बढ़ गई थी। वॉल्ट डिज्नी ने पैरामाउंट को सबसे हॉटेस्ट फिल्म स्टूडियो के रूप में रिप्लेस कर दिया था। अब पैरामाउंट की जगह वॉल्ट डिज्नी ज्यादा फेमस था। ज्यादा पब्लिक प्रेजेंस दिखाने की चाहत में आइजनर ने पुराने द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो 50s और 60s के डेकेड में 1 घंटे का टेलीविजन शो था जिसे खुद वॉल्ट डिज्नी ही होस्ट करते थे। इस बार होस्ट खुद आइजनर थे। वो कैमरे के सामने उतने नेचुरल नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि दर्शक उन्हें पसंद करने लगेंगे। वॉल्ट डिज्नी की ही तरह वो बच्चों के साथ में एक कनेक्शन बनाना चाहते थे। वो खुद को वॉल्ट डिज्नी के उत्तराधिकारी के रूप में ही दिखाते थे। बिजनेस में वो काफी लंबे टाइम से कुछ चैलेंजेस ढूंढ रहे थे और जल्दी ही उन्हें वो चैलेंज मिल भी गया। वॉल्ट डिज्नी कंपनी की यूरोप में एक नया थीम पार्क बनाने की योजना थी। 1983 में इसे खोला गया और इसे टोक्यो में खोला गया, जिसे टोक्यो डिज्नीलैंड कहा, और ये सक्सेसफुल भी रहा। थीम पार्क के इंचार्ज लोगों ने नए डिज्नीलैंड के लिए 2 पॉसिबल जगहों का फैसला किया था। एक बार्सिलोना स्पेन के पास, दूसरा पेरिस के पास। हालांकि बार्सिलोना साइट जो थी वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा परफेक्ट थी क्योंकि वहां का मौसम बहुत बेटर था, लेकिन आइजनर ने फ्रांसीसी साइट को चुना। यह एक थीम पार्क से कहीं ज्यादा बनने वाला था। यह एक कल्चरल प्लेस होने वाला था।
आइजनर ने सोचा था कि यह एक ऐसी जगह होगी जिसे देखने के लिए फ्रेंच इलीट्स भी आएंगे। उन्होंने प्लान किया कि वो वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर्स को बुलाएगा। आइजनर को आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। जैसे जैसे साल बीतते गए, यूरो डिज्नी की लागत बढ़ती गई। आइजनर ने महसूस किया कि अगर उन्होंने इसे सही तरीके से बनाया तो भीड़ आएगी और टूरिज्म से पार्क में लगाया गया पैसे को वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब 1992 में प्लान के अनुसार इसे खोला गया तो यह क्लियर हो गया कि आइजनर ने फ्रेंच टेस्ट और हॉलिडेज की हैबिट्स को नहीं समझा था। फ्रेंच लोग लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर खराब मौसम में। दूसरे थीम पार्क्स की तरह कंपाउंड में कोई बियर या वाइन नहीं सर्व की गई और फ्रेंच लोगों को यह पसंद नहीं आया। होटल्स के कमरे इतने महंगे थे कि एक फैमिली के लिए वहां एक रात से ज्यादा रुकना पॉसिबल नहीं था। आइजनर ने जितना सोचा था उसके आधे लोग भी नहीं आए थे और इस तरह से हारते हुए आइजनर को एक नया डेंजर भी महसूस हुआ, जेफरी कैटजेनबर्ग। उन्होंने एक बार कैटजेनबर्ग को अपना गोल्डन रिट्रीवर कहा था। गोल्डन रिट्रीवर एक डॉग्स की ब्रीड है और उन्होंने कैटजेनबर्ग की तुलना उस कुत्ते से की थी कि कितना वफादार और मेहनती है। कैटजेनबर्ग ही थे जिन्होंने स्टूडियो के लिए शुरुआती हिट फिल्मों की देखरेख की थी, जिसमें सबसे बड़ी हिट ब्यूटी एंड द बीस्ट भी शामिल थी। लेकिन कैटजेनबर्ग के बारे में कुछ बात उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। कैटजेनबर्ग ने 1990 में लिखा था, जिसमें उन्होंने हाल ही में डिज्नी की लाइव एक्शन डेवलप्ड फ्लॉ फिल्मों की सीरीज को एनालाइज किया था। उन्होंने लिखा, 1984 के बाद से हम धीरे धीरे बिजनेस बनाने के अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दूर हो गए हैं। कैटजेनबर्ग ने इवेंट फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे डिक ट्रेसी जैसी बड़े बजट की फिल्मों को चुनने के स्टूडियो के फैसले की आलोचना की। डिज्नी स्टूडियो ब्लॉकबस्टर मेंटालिटी में फंसकर अपनी मेन आत्मा को खो रहा था। कैटजेनबर्ग की ये बातें आइजनर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। डिक ट्रेसी आइजनर का एक फेवरेट प्रोजेक्ट था। कैटजेनबर्ग ने जो लिखा वो ऐसा था कि वो अपने बॉस की आलोचना कर रहा है। जब आइजनर ने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा जैसे यह पैरामाउंट में उनके अपने दिए गए बयान की क्लियर नकल थी, जिसमें उन्होंने कम महंगी एक हाई कंसेप्ट वाली फिल्मों की वकालत की थी। अब आइजनर को ऐसा लगा कि कैटजेनबर्ग खुद को अगले आइजनर के रूप में देख रहे हैं। शायद वो आइजनर की नौकरी को लेना चाहते हैं ताकि उसके राइट्स को वीक किया जा सके। आइजनर को यह बात भी चुभने लगी कि कैटजेनबर्ग अब उन्हें स्टोरी मीटिंग से भी क्यों अलग कर रहे थे। अलादीन और द लायन किंग जैसी नई हिट फिल्मों के साथ एनिमेशन डिपार्टमेंट जल्द ही स्टूडियो के लिए प्रॉफिट का प्राइमरी जनरेटर बन गया, जिसे कैटजेनबर्ग ने शुरू किया था। वो स्टोरी के थॉट के साथ आए थे और इसे स्टार्टिंग से एंड तक डेवलप किया था। मैगजीन के आर्टिकल्स में अब कैटजेनबर्ग को इस तरह से दिखाया जाने लगा कि वो इस स्टाइल में डिज्नी के फिर से डेवलपमेंट के पीछे क्रिएटिव टैलेंट थे। एनिमेशन के वाइस चेयरमैन रॉय डिज्नी के बारे में क्या, स्वयं आइजनर के बारे में क्या, जो हर चीज के इंचार्ज थे। आइजनर के लिए कैटजेनबर्ग अब मीडिया के साथ काम कर रहे थे, वो खुद को डेवलप कर रहे थे। एक वर्कर ने आइजनर को बताया था कि कैटजेनबर्ग यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं आज का वॉल्ट डिज्नी हूं। जल्दी ही शक नफरत में बदल गया। आइजनर उसके आसपास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मार्च 1994 में स्कीइंग ट्रैवलिंग के दौरान हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में फ्रैंक वेल्स की डेथ हो गई। शेयर होल्डर्स और वॉल स्ट्रीट को रीएश्योर करने के लिए आइजनर ने जल्दी ही डिक्लेयर किया कि वो प्रेसिडेंट के रूप में वेल्स की जगह लेंगे। लेकिन अचानक यहाँ कैटजेनबर्ग ने उन्हें फोन कॉल और मेमो के जरिए परेशान किया और आइजनर को याद दिलाया कि अगर वेल्स ने कभी कंपनी छोड़ी तो उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति की नौकरी देने का वादा किया था। ट्रेजेडी के तुरंत बाद कितना इनसेंसिटिव, उसने कैटजेनबर्ग के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। आखिरकार अगस्त 1994 में आइजनर ने जेफनी कैटजेनबर्ग को निकाल दिया, जिससे हॉलीवुड में लगभग सभी को झटका लगा। उन्होंने सिटी के सबसे सक्सेसफुल स्टूडियो वर्कर को निकाल दिया था। द लायन किंग हॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक बन गई थी। डिज्नी ने मीरामैक्स कंपनी का एक्विजिशन किया था, जिसके पीछे कैटजेनबर्ग का ही हाथ था, जिसे पल्प फिक्शन की अपकमिंग सक्सेस के साथ एक महान तख्तापलट माना जाता है। लोगों ने सोचा कि आइजनर का ये एक पागलपन है और आइजनर को लग रहा था कि अगर वो कैटजेनबर्ग को निकाल देगा तो वो आराम से रहेगा और वॉल्ट डिज्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है बिना किसी ऑब्स्टेकल के। जल्दी ही उन्होंने ऐसा प्लान किया कि डिज्नी ने एबीसी कंपनी को खरीदकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को चकाचौंध कर दिया। इस तख्तापलट के सरासर दुस्साहस ने उन्हें एक बार फिर से अट्रैक्शन का पॉइंट बना दिया था।
अब वो एंटरटेनमेंट एम्पायर को डेवलप कर रहे थे जिसे कभी किसी ने ना तो इमेजिन किया और ना ही कोशिश की थी। लेकिन उनके इस स्टेप ने उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कंपनी का साइज लगभग 2 गुना हो गया था और एक आदमी के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वो पूरी कंपनी को संभाल ले। 1 साल पहले ही आइजनर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और इसकी वजह से उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर था। उन्हें एक और फ्रैंक वेल्स की जरूरत थी और उनके थॉट्स जल्दी ही अपने पुराने दोस्त माइकल ओविच क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के हेड की ओर मुड़ गए। ओविच हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा डील मेकर था, शायद सिटी का सबसे पावरफुल आदमी। दोनों मिलकर मैदान पर दबदबा बना सकते थे। बिजनेस के अंदर कई लोगों ने उन्हें इस पोस्टिंग के अगेंस्ट वार्निंग भी दी थी। ओविच फ्रैंक वेल्स की तरह नहीं थे, वो कोई फाइनेंशियल आदमी या स्पेशलिस्ट नहीं थे, जैसा कि ओविच ने खुद ही एक्सेप्ट किया था। लोगों ने ओविट्स के बारे में आइजनर को जो भी सलाह दी, आइजनर ने उसे इग्नोर कर दिया। आइजनर ने ओविट्स को प्रेसिडेंट की पोस्ट देने का फैसला किया। बहुत सारी डिस्कशंस में ओविट्स को आश्वासन दिया कि ओविट्स दूसरे नंबर पर होंगे। एक फोन कॉल में ओविट्स सारी शर्तों पर एग्री हो गए, लेकिन जैसे ही आइजनर ने फोन रखा उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। वो क्या सोच रहा था? हो सकता है कि वे सबसे करीबी दोस्त रहे हों, लेकिन 2 बड़े आदमी एक साथ कैसे काम कर पाएंगे? ओविट्स पावर का भूखा था और इस बार प्रॉब्लम कैटजेनबर्ग वाली प्रॉब्लम से भी दोगुनी हो गई थी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। ओविट्स की हायरिंग के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी। सीईओ के रूप में आइजनर को अपने डिसीजन पर बने रहना था। उसे यह काम तो करना ही होगा। आइजनर ने तुरंत एक स्ट्रेटेजी पर डिसाइड करने का सोचा कि वो ओविट्स की जिम्मेदारियों को कम कर देंगे, उस पर एक टाइट ग्रिप रखेंगे और उसे खुद को प्रेसिडेंट साबित करने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसा करने से ओविट्स आइजनर का विश्वास गेन कर सकता था और ज्यादा पावर ले सकता था। पहले दिन से ही आइजनर ओविट्स को सिग्नल्स देना चाहता था कि बॉस कौन है। उसे आइजनर के बगल में डिज्नी मेन ऑफिस में 6th फ्लोर पर फ्रैंक वेल्स के पुराने ऑफिस में ले जाने के बजाय आइजनर ने उसे 5th फ्लोर पर एक नॉन इम्प्रेसिव ऑफिस में रख दिया। ओविट्स को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट्स और ग्रैंड पार्टीज देना पसंद था। आइजनर ने अपनी टीम से ओविट्स के ऐसे खर्चों पर निगरानी रखने और उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने को कहा था। क्या ओविट्स आइजनर की पीठ पीछे दूसरे ऑफिसर से कांटेक्ट कर रहा था? आइजनर ने सोचा कि अब वो अपने सीने पर एक और कैटजेनबर्ग का बोझ नहीं रखेगा। फिर कुछ डायनेमिक्स डेवलप हुए। ओविट्स ने कुछ पोटेंशियल डील के साथ में कांटेक्ट किया और उसे भरोसा था कि आइजनर उसे डिस्करेज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उन डील्स पर सहमत होने का मौका आया, आइजनर ने अपने पैर पीछे खींच लिए। धीरे धीरे पूरे बिजनेस में यह बात फैल गई कि ओविट्स ने अपने कॉन्टैक्ट्स खो दिए हैं और अब कोई डील पूरी नहीं कर सकते। ओविट्स घबराने लगा। ओविट्स प्रूव करना चाहता था कि इस सिलेक्शन के वो योग्य है। उसने ऑफर किया कि न्यूयॉर्क में एबीसी कंपनी को मैनेज करने के लिए वो जा सकता है, क्योंकि दोनों कंपनीज का मर्जर इतना आसान नहीं था। पर आइजनर ने इसको भी ठुकरा दिया। उसने अपने लेफ्टिनेंटों से कहा कि ओविट्स से दूरी बनाए रखें, वो भरोसे के लायक आदमी नहीं है। आइजनर ने ओविट्स के बारे में कहा कि वो सैन फर्नांडो वैली में एक लीकर सेलर का बेटा है और अपने फादर की तरह ओविट्स सिर्फ एक अच्छा सेलर है, दैट्स इट। उसे मीडिया से अटेंशन पाने की आदत है। कंपनी के भीतर ओविट्स पूरी तरह से अलग थलग हो गया था। जैसे जैसे इस कहानी में महीने बीतते गए, ओविट्स देख सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओविट्स ने इसकी शिकायत भी की। उसने डिज्नी के लिए अपनी एजेंसी छोड़ दी थी। उसने सोचा कि प्रेसिडेंट के रूप में उसे अच्छा काम मिलेगा, लेकिन अब उसकी प्रेस्टीज दांव पर लगी थी। आइजनर उसकी इमेज को खराब कर रहे थे। बिजनेस में अब कोई उसका रेस्पेक्ट नहीं करता था। ओविट्स के लिए आइजनर का यह ट्रीटमेंट काफी सैडिस्टिक था। 1996 के दिसंबर में केवल 14 महीने की नौकरी के बाद ओविट्स को नौकरी से निकाल दिया गया। आइजनर ने कंपनी के अंदर पावर को और मजबूत करना शुरू कर दिया। एबीसी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। आइजनर को कुछ इंटरफेयर करना था और कंट्रोल लेना था। उसने प्रोग्रामिंग बैठकों में भाग लेना शुरू किया। उसने एबीसी में अपने गोल्डन डेज और वहां बनाए गए लावन एंड शर्ली और हैप्पी डेज जैसे ग्रेट शोज के बारे में बात की। एबीसी को उसके पुराने ट्रैक पर वापस लाना था और फैमिलीज के लिए ग्रेट कंसेप्ट्स वाले शो बनाने की जरूरत थी। जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार शुरू हुआ, आइजनर को बड़े पैमाने पर इसमें शामिल होना पड़ा। उसने अपने ऑफिसर्स के दबाव में आकर याहू को खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बजाय डिज्नी अपना खुद का इंटरनेट पोर्टल शुरू करेगा जिसका नाम गो होगा।
इतने सालों में उसने यह लेसन सीख लिया था कि अपना खुद का शो डिजाइन करना और चलाना हमेशा बेस्ट होता है। डिज्नी इंटरनेट पर हावी हो जाएगा, ऐसा आइजनर ने सोचा। उसने पहले भी 2 बार खुद को टर्न अराउंड जीनियस साबित किया था और तब डिज्नी मंदी में था, इसलिए तीसरी बार भी उसने खुद को साबित करने की कोशिश की। लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आने लगी। नौकरी से निकाले जाने के बाद कैटज़नबर्ग ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाले परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस के लिए डिज्नी पर मुकदमा दायर कर दिया। जब वो प्रेसिडेंट थे तो ओविड्स ने अदालत में जाने से पहले मुकदमे को निपटाने की कोशिश की थी और कैटज़नबर्ग को $90 मिलियन पर सहमत कर लिया था, लेकिन आखिरी मिनट में आइजनर ने इसे रद्द कर दिया। यह निश्चित था कि उन्हें कैटज़नबर्ग का कुछ भी बकाया नहीं देना था। 2001 में जज ने कैटज़नबर्ग के फेवर में फैसला सुनाया और आइजनर को $280 मिलियन की बड़ी रकम देनी पड़ी। डिज्नी ने गो के डेवलपमेंट में विशाल संसाधन झोंक दिए थे और यह एक भयानक फ्लॉप थी जिसे बंद करना पड़ा। यूरो डिज्नी की लागत अभी भी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी। डिज्नी ने पिक्सार के साथ साझेदारी की थी और साथ में उन्होंने टॉय स्टोरी जैसी हिट फिल्म का डेवलपमेंट भी किया था। लेकिन अब पिक्सार के सीईओ स्टीव जॉब्स ने आइजनर की माइक्रो मैनेजिंग पर डीपली निगरानी रखते हुए क्लियर कर दिया था कि वो डिज्नी के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। एबीसी बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रही थी। डिज्नी के द्वारा डेवलप्ड ज्यादातर फिल्में न केवल फ्लॉप थी बल्कि महंगी फ्लॉप थी, जिसमें पर्ल हार्बर सबसे बड़ी फ्लॉप थी जो मई 2001 में प्रदर्शित हुई थी। अचानक ऐसा लगा कि रॉय डिज्नी ने आइजनर पर विश्वास खो दिया है। शेयर की कीमत गिर रही थी। उसने आइजनर से कहा कि उनके लिए रिजाइन देना सबसे अच्छा होगा। कैसा ग्रेटिट्यूड, कैसा ईगो। वो आइजनर वो आदमी था जिसने अकेले ही कंपनी को डेथ सिचुएशन से वापस लाकर एक चलती हुई कंपनी बनाया था। उसने रॉय को ट्रेजेडी से बचाया था और उसे अमीर बना दिया था। रॉय जैसे वॉल्ट का बेवकूफ भतीजा माना जाता था और अब आइजनर के सबसे बुरे टाइम में रॉय उसे धोखा देने जा रहा था। आइजनर को पहले कभी इतना गुस्सा महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और रॉय को बोर्ड से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इससे रॉय का हौसला बढ़ता ही गया। उसने एक शेयर होल्डर रेवोल्यूशन का आयोजन किया जिसे सेव डिज्नी के नाम से जाना जाता है और मार्च 2004 में शेयर होल्डर्स ने आइजनर की लीडरशिप की बुराई की और उसके अगेंस्ट ही वोट डाले। जल्दी ही बोर्ड ने आइजनर को बोर्ड के चेयरमैन पोस्ट से हटाने का फैसला किया। आइजनर ने जो एम्पायर खड़ा किया था वो टूट रहा था। सितंबर 2005 में जब कोई सपोर्टर नहीं था और वो अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रहा था, आइजनर ने ऑफिशियली डिज्नी से रिजाइन कर दिया। यह सब इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया? उन्होंने दोस्तों से कहा कि वे उन्हें याद करने आएंगे और उनका मतलब पूरे हॉलीवुड से था। आइजनर का मानना था कि उसके जैसा कोई नहीं था और ना ही कभी होगा। चलिए अब इस पूरे इंसिडेंट की हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम कह सकते हैं कि अपने करियर में एक सर्टेन पॉइंट पर माइकल आइजनर पावर में आने पर एक प्रकार से भ्रम का शिकार हो गए। उनकी सोच रियलिटी से इतनी अलग हो गई कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स वाले बिजनेस डिसीजंस लिए। आइए हम इस भ्रम के इस स्पेशल प्रोग्रेस को फॉलो करें क्योंकि यह उभरा और उसके दिमाग पर हावी हो गया। एबीसी कंपनी में अपनी करियर की शुरुआत में यंग आइजनर के रियलिटी पर गहरी पकड़ थी। वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने अपनी पावर्स को समझा और ज़्यादा यूज़ किया। उनकी एम्बिशंस और उन कॉम्पिटिटिव नेचर, उनकी डीप वर्क पॉलिसी, एवरेज अमेरिकन्स के एंटरटेनमेंट टेस्ट के लिए उनकी डीप नॉलेज। आइजनर के पास तेज दिमाग और दूसरों को क्रिएटिव सोचने के लिए एनकरेज करने की पावर थी। इन पावर्स पर भरोसा करते हुए वो तेजी से ऊपर बढ़े। उन्हें अपने टैलेंट पर बहुत भरोसा था और एबीसी कंपनी में उन्हें प्रमोशन मिली तो उन्हें इस पर वो यकीन होता गया। लेकिन यह थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता था क्योंकि उसने अपने काम पर बहुत कुछ सीखा था और एक प्रोग्रामर के रूप में उसके काम में बहुत सुधार हुआ था। वो टॉप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 34 साल की उम्र में एबीसी में प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग के हेड के रूप में नॉमिनेट भी हुए थे। हाई एम्बिशंस आदमी के रूप में उन्होंने जल्दी ही फील किया कि टेलीविजन की दुनिया कुछ हद तक बहुत छोटी है। वो जिस तरह का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बना सकता था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फिल्मी दुनिया उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए पैरामाउंट में किसी पोस्ट को एक्सेप्ट करना उसके लिए नेचुरल था। लेकिन पैरामाउंट में ही उसका बैलेंस बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। चूंकि मंच बड़ा था और स्टूडियो का हेड था, इसलिए उसे मीडिया और जनता का ध्यान अट्रैक्ट करना था। उसे हॉलीवुड के सबसे हॉट फिल्म एग्जीक्यूटिव्स के रूप में मैगजीन्स के कवर पर भी दिखाया जाने लगा। एबीसी में जो उसे प्रमोशन मिला था उससे ये बिल्कुल अलग था। अब उसके फैन लाखों की संख्या में थे। उसको लगता था कि उसकी राय अब गलत कैसे हो सकती है। लोगों के लिए वो एक टैलेंटेड आदमी था।
एक स्टूडियो का सिस्टम बदलने वाला हीरो की तरह। लेकिन ये सारी चीजें बहुत बड़ा डेंजर लेके आई। पैरामाउंट में आइजनर को जो सक्सेस मिली वह पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी। जब वो स्टूडियो पहुंचा था तो कई फिल्में पहले से ही प्री प्रोडक्शन में थी, जिनमें सैटरडे नाइट फीवर भी शामिल थी, जो बदलाव की शुरुआत करती। बैरी डीलर आइजनर के लिए एकदम सही आदमी थे। वो अपने थॉट्स के बारे में उससे एंडलेस आर्गुमेंट करते थे, जिससे आइजनर को उन्हें तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अपने ऊपर मिल रहे अटेंशन से फूले हुए आइजनर को कि उन्होंने जो भी कुछ किया है उसमें दूसरों का भी सपोर्ट है, दूसरों का भी हार्ड वर्क है। उन्होंने बस अपने ही काम को आगे रखा और दूसरों के सपोर्ट को हटा दिया। अब धीरे धीरे उसका मन बहुत गहराई से रियलिटी से अलग होने लगा। व्यूअर्स पर ध्यान लगाने और एंटरटेनमेंट करने की बजाय उन्होंने दूसरों की आइजनर के बारे में महानता की जो कहानियां थी उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। डिज्नी में वो पैटर्न रिपीट होता गया और बहुत ज्यादा तेज हो गया। आइजनर अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे। आइजनर ये भूल गए कि उनकी सक्सेस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। दरअसल डिज्नी के जो पुराने रिकॉर्ड्स उन्हें मिले थे, जिससे होम वीडियोस और फैमिली एंटरटेनमेंट के शोज क्रिएट किए गए, वो उनकी सक्सेस के लिए ज्यादा जिम्मेदार थे। और उसको बैलेंस करने में वेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जिसको आइजनर ने एकदम साइड कर दिया। जैसे जैसे उसकी ग्रैंडियोसिटी बढ़ती गई, उसे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो कुछ ना कुछ बड़ा करने, धूम मचाने या फिर अटेंशन का आदी हो गया था। नॉर्मल सक्सेस से और नॉर्मल प्रॉफिट से वो सेटिस्फाई नहीं होता था। झूठ को जिंदा रखने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहता था। आइजनर ने सोचा कि दुनिया को वो दिखाएगा कि वो केवल कॉर्पोरेट वर्कर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन लाने वाला आदमी है। पार्क के डेवलपमेंट में उसने अपने एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स की बात सुनने से मना कर दिया, जिससे बार्सिलोना साइट की सिफारिश की थी और लागत कम रखने के लिए एक मामूली थीम पार्क की वकालत की थी। पार्क बनाते टाइम आइजनर ने फ्रेंच कल्चर पर भी ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से फ्रेंच थीम पार्क फेलियर रहा। वो अपनी क्रिएटिव पावर्स पर बहुत ध्यान दे रहा था, पर उसके बिजनेस डिसीजंस इतने अलग थे कि उसे एक तरह से भ्रम कहा जा सकता है। एक बार जब यह मेंटल इम्बैलेंस हावी हो जाता है तो उसे फिर से ठीक करना मुश्किल होता है। ह्यूमन एनिमल को अगर यह लगना शुरू हो जाए कि वो हर काम ठीक करता है तो उसे रियलिटी से रूबरू कराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों में हर सक्सेस के लिए खुद को जिम्मेदार और हर फेलियर के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की नेचर आ जाती है। आइजनर ने अपने भ्रम की चपेट में आकर सबसे बड़ी सीरियस गलती की जेफरी कैटज़नबर्ग को निकाल देना। डिज्नी कंपनी लगातार हिट्स दे रही थी और इसमें कैटज़नबर्ग ने बहुत सपोर्ट किया था, जिसमें द लायन किंग एक बहुत बड़ी हिट थी। उन्हें निकाल देने से पूरी की पूरी असेंबली लाइन खतरे में पड़ गई। उसे कौन संभालता? निश्चित रूप से रॉय डिज्नी या खुद आइजनर तो नहीं। इसके अलावा उन्हें यह जानना था कि कैटज़नबर्ग अपने टैलेंट को कहीं और ले जाएंगे, जो उन्होंने तब किया जब उन्होंने एक नए स्टूडियो ड्रीम वर्क्स की सह स्थापना की। वहां उन्होंने और भी एनिमेटेड हिट फिल्में दी। नए स्टूडियो ने एक्सपर्ट एनिमेटरों के लिए प्राइसेस बढ़ा दी। एक एनिमेटेड फिल्म के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा, जिससे डिज्नी की पूरी प्लानिंग खतरे में पड़ गई। लेकिन इस रियलिटी पर मजबूत पकड़ बनाने की बजाय आइजनर का पूरा ध्यान अटेंशन लेने पर था। कैटज़नबर्ग उनके लिए कॉम्पिटिटर बन के आया। ओविड्स की हायरिंग और टर्मिनेशन और भी बड़े लेवल का भ्रम सामने लेकर आए। लोग आइजनर के यूज के लिए बस इक्विपमेंट बन के रह गए थे। ओविड्स को हॉलीवुड का सबसे डेंजरस और पावरफुल आदमी माना जाता था। शायद आइजनर अनजाने में ओविड्स को अपमानित करना चाहता था। बोर्ड के मेंबर अब गिरते हुए स्टॉक प्राइसेस को इग्नोर नहीं कर सकते थे। कैटज़नबर्ग और ओविड्स ने भी डिज्नी के लिए प्रॉब्लम शुरू कर दी थी और यही सारी चीजें आइजनर के पतन का कारण बनी। चलिए अब समझते हैं माइकल आइजनर की कहानी हमें क्या सिखाती है। माइकल आइजनर की कहानी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके करीब है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। हम ह्यूमंस की एक कमजोरी है जो हम सभी में छिपी हुई है और हमें डायनेमिक्स के बारे में अवेयर किए बिना ही डिल्यूजन के प्रोसेस में धकेल देती है। वीकनेस हमारे टैलेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की हमारी नेचुरल टेंडेंसी से उत्पन्न होती है। आमतौर पर हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक डिग्री तक हमें चैलेंजेस का सामना करने, अपनी लिमिटेशन से आगे जाने और इस प्रोसेस को सीखने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन एक बार जब हम किसी भी लेवल की सक्सेस का एक्सपीरियंस करते हैं
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और हमारी अपने बारे में जो राय होती है और रियलिटी के बीच में एक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लाइफ में हमें जो भी सक्सेस मिलती है वो निश्चित ही कुछ अच्छे भाग्य, टाइम, दूसरों के सपोर्ट और उन टीचर्स पर डिपेंड करती है जिन्होंने हमें पूरी जर्नी में हेल्प की। पर हमारी टेंडेंसी है और हम सब भूल जाने की इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हमारी सक्सेस तो बस हमारी वजह से ही हुई है। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारी चुनौतियों में दूसरे लोग हमारी कैसे हेल्प करते। अब बात करेंगे ग्रैंडियोसिटी में लीडर कितने तरह के होते हैं। ग्रैंडियोसिटी लीडर्स 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आई एम डेस्टाइन, मतलब जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ग्रैंडियोनाइज लीडर्स ज्यादातर ऐसा फील देने की कोशिश करते हैं कि वे किसी तरह महानता अपनी किस्मत में लेकर ही आए थे। दूसरी तरह के ग्रैंडियोनाइज लीडर होते हैं कि जो कहते हैं कि आई एम नॉर्मल मैन और वुमेन या आई एम कॉमन मैन और वुमेन। कुछ मामलों में ग्रैंडियोसिटी लीडर्स निचले वर्ग से भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली वे या तो बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं या अपनी किसी सक्सेस की वजह से लाइमलाइट में आते हैं। अगला ग्रैंडियोसिटी लीडर है आई रीराइट द रूल्स, कि मैं नियम फिर से लिखूंगा। ऐसे लीडर्स हर चीज को चेंज करना चाहते हैं और जैसा वो चाहते हैं फिर से लोगों को फॉलो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप के ग्रैंडियोसिटी लीडर हैं आई हैव द गोल्डन टच। इनका मानना होता है कि ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये अपनी इंट्यूशंस पर ही ज्यादा काम करते हैं। ये ऐसी कहानी बनाते हैं कि ये एक्चुअल में कभी भी फेल नहीं हुए हैं और अगर कभी फेल हुए तो उसमें दूसरों की गलती थी। 5th टाइप के ग्रैंडियोसिटी लीडर हैं आई विल डिलीवर यू, यानी कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। ये एक तरह से मुसीबत या संकट के टाइम में पावर के रूप में सामने आते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जनता या शेयर होल्डर्स के लिए कंफर्टेबल होता है। ये लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। ये बड़े वादे करते हैं लेकिन जो क्लियर नहीं होते। ये क्लियर नहीं होते इसी वजह से ऐसे लीडर को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। 6th ग्रैंडियोसिटी लीडर है जो बोलते हैं आई एम इनवल्नरेबल, मैं अजय हूँ। ऐसे लीडर्स रिस्क लेते हैं और जिसकी वजह से ये लोगों का अटेंशन भी पाते हैं, लेकिन इस तरह की करेजनेस कंट्रोल में नहीं होती और बड़े बड़े ब्लंडर कर सकती है। तो यहाँ पर द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का ग्रैंडियोसिटी का लॉ भी खत्म होता है। ग्रैंडियोसिटी से बचने के लिए ह्यूमिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस और रियलिस्टिक असेसमेंट डेवलप करने की जरूरत होती है। हमें यह पहचानना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमेशा अपने सपोर्टिव से, अपने एडवाइजर से और अपने अच्छे दोस्तों से सलाह लेते रहनी चाहिए। फीडबैक लेते रहें कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहें कि आप किससे सलाह ले रहे हैं या किससे फीडबैक ले रहे हैं। यहाँ पर द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी का पार्ट 6 खत्म होता है। अगर आपने पिछले 5 पार्ट नहीं सुने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके बाकी पार्ट्स भी सुन सकते हैं। आपने अभी तक अगर स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं? कृपया अपने सुझाव या किसी भी तरह का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। फिर मिलता हूं आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।